हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो में मुझसे ये पूछा था कि मैं जिम कॉर्बेट की अगली कहानी कब लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने जिम कॉर्बेट की कहानी लेकर। आज की कहानी का नाम है रॉबिन। आप में से कुछ लोग जिम कॉर्बेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और बहुत से लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जिम कॉर्बेट के बारे में जानने लगे हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जिम कॉर्बेट ना सिर्फ अच्छे शिकारी थे, बल्कि वो बहुत नेक दिल इंसान भी थे। आज की कहानी है जिम कॉर्बेट के कुत्ते रॉबिन पर। रॉबिन और रोशिना जिम कॉर्बेट साहब के दो पालतू कुत्ते थे, जिन्होंने कई मौक़ों पर जंगल में कॉर्बेट साहब की जान भी बचाई थी। ऐसा ही एक आध किस्सा मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। आज बात होगी रॉबिन की। रॉबिन एक स्पेनियल नस्ल का कुत्ता था। एक बार जिम कॉर्बेट अपने किसी दोस्त के साथ कहीं काम पर निकले हुए थे। जब वो अपने दोस्त के साथ उस जगह से गुजर रहे थे, तब वहाँ एक आदमी ने जिम कॉर्बेट को एक गंदी टोकरी में से 7 कुत्ते के बच्चे निकाल कर दिखाए। ये सातों बच्चे एक ही माँ के थे और इन सभी का जन्म एक ही समय पर हुआ था। उस कुत्ते मालिक ने इन 7 पिल्लों में से एक पिल्ले का नाम पिंचा रखा था। पिंचा उन 7 भाई बहनों में से सबसे छोटा और सबसे दुबला पतला था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में अब वो मर जाएगा। टोकरी में से बाहर निकलते ही वो जिम कॉर्बेट के पैरों के पास आकर लौटने लगा। जिम कॉर्बेट ने उसे उठाया और उसे अपनी कोट की जेब में रख लिया। उसके ऊपर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हालांकि जिम कॉर्बेट ने उसके शरीर से आ रही बदबू को इग्नोर किया और ना चाहते हुए भी वो उस कुत्ते को अपने घर ले आए। उस छोटे पिल्ले के एवज में उन्होंने उस कुत्ते मालिक को 15 रुपये भी दिए थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उस समय 15 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। घर लाकर जिम कॉर्बेट ने उसे साफ पानी और साबुन से नहलाया और उसे भरपेट खाना खिलाया। ऐसा लग रहा था कि पैदा होने के बाद से पहली बार उसका पेट भरा है। इसके बाद उन्होंने उस पिल्ले का नाम पिंचा से हटकर रॉबिन रख दिया। दरअसल रॉबिन जिम कॉर्बेट के जान पहचान का एक आदमी था, जिसने जिम कॉर्बेट और उनके छोटे भाई की जान एक मादा भालू से बचाई थी। उस समय जिम कॉर्बेट की उम्र मात्र 6 साल थी और उनका छोटा भाई 4 साल का था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने इस आदमी की याद में अपने पिल्ले का नाम रॉबिन रख दिया। यहाँ आने पर उस पिल्ले की खूब सेवा हुई और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उसे जंगल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। एक दिन वो उसे सुबह सुबह घर से बाहर ले गए ताकि रॉबिन भी बंदूक चलने की आवाज़ से परिचित हो जाए, ताकि जब वो उसे जंगलों में ले जाए तब गोली चलने की आवाज़ से वो डरे नहीं। जिम कॉर्बेट अपने घर के पास में स्थित नदी की तरफ बढ़े। आप में से जो लोग कालाडूंगी गए हैं और जिन्होंने जिम कॉर्बेट का पुराना घर देखा है, तब उन्होंने देखा होगा कि जिम कॉर्बेट के घर से रामनगर की तरफ जाते हुए उनके घर से मात्र 1 या 2 किलोमीटर दूर पर एक पुल पड़ता है, जिसके नीचे बुआ नदी बहती है। नदी तक पहुंचने के लिए जिम कॉर्बेट शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे, जो जंगल से होकर गुजरता है। वो झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे, तभी उन झाड़ियों में से एक पक्षी उड़ा। कॉर्बेट ने तुरंत ही उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो पक्षी नीचे गिर पड़ा और रॉबिन दौड़ते हुए उस गिरे हुए पक्षी के पास गया और उसे अपने मुंह में दबाकर जिम कॉर्बेट के पास ले आया। जिम कॉर्बेट ने उस पक्षी को अपने झोले में रख लिया। उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद फिर से झाड़ियों में से एक मोर उड़ा। जिम कॉर्बेट ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन ये जिन झाड़ियों में जाकर गिरा, वो झाड़ियाँ बहुत घनी थी और उनमें कांटे निकले हुए थे। इसलिए जिम कॉर्बेट डायरेक्ट उसमें नहीं घुस सकते थे। इसलिए जिम कॉर्बेट दूसरी तरफ से झाड़ियों के पीछे की तरफ भागे। उन्हें पता था कि वो घायल मोर झाड़ियों के पीछे खाली मैदान की ओर भागेगा, इसलिए वो झाड़ियों का चक्कर लगाते हुए खाली मैदान की ओर दौड़ पड़े थे। दूसरी तरफ रॉबिन झाड़ियों के बीच में से होते हुए ही मोर की तरफ दौड़ पड़ा था। जिम कॉर्बेट जब उस खुले मैदान के पास पहुंचे,
तब उन्होंने देखा कि वो मोर खाली मैदान से होकर जंगल की तरफ भाग रहा है और उसका एक पंख जमीन पर घसीटते हुए जा रहा है, जो शायद जिम कॉर्बेट की गोली लगने की वजह से टूट गया था। और छोटा सा रॉबिन उस मोर का एक पंख मुंह में पकड़कर उस पर लटका हुआ है, लेकिन उसका वजन इतना कम था कि वो मोर अपने साथ साथ उसको भी घसीटते हुए ले जा रहा था। मोर घायल था, इसलिए उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। जिम कॉर्बेट ने तेजी से दौड़कर उस मोर की गर्दन पकड़ ली और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। ऐसा करते समय उस मोर ने अपनी दुलत्ती चलाई और रॉबिन को नीचे ज़मीन पर पटक दिया। जिम कॉर्बेट ने मोर को छोड़ दिया और उन्होंने तुरंत रॉबिन को उठाया। रॉबिन को कोई चोट नहीं लगी थी। थोड़ी देर में वो मोर भी तड़प तड़प के मर गया और जिम कॉर्बेट रॉबिन के साथ वापस घर लौटा है। जिम कॉर्बेट ने जंगल का ये पहला सबक रॉबिन को सिखाया था। रॉबिन काफ़ी खुश लग रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी पक्षी का शिकार घर लेकर आया था। अगले कई दिनों तक जिम कॉर्बेट रॉबिन को जंगल में अपने साथ ले गए और धीरे धीरे रॉबिन को जंगल में शिकार करने की ट्रेनिंग मिलती रही। थोड़े दिनों बाद गर्मियाँ शुरू हो गई और जिम कॉर्बेट अपने गर्मियों के आवास नैनीताल चले गए। जिम कॉर्बेट अपने परिवार के साथ गर्मियों में नैनीताल में रहा करते थे और सर्दियों में वो पहाड़ों से नीचे उतरकर कालाडूंगी में रहने के लिए आ जाते थे। गर्मियाँ खत्म होने के बाद जब जिम कॉर्बेट पैदल ही रॉबिन के साथ नैनीताल से कालाडूंगी लौट रहे थे, तब रास्ते में ढलान पर एक मोड़ को पार करने के बाद उन दोनों ने कुछ लंगूरों को जमीन पर ही बैठा देखा। जिम कॉर्बेट और रॉबिन को देखते ही वो लंगूर दौड़ते हुए पेड़ों पर चढ़ गए। लंगूर के पीछे पीछे रॉबिन भी झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि जिम कॉर्बेट ने रॉबिन को रोकने के लिए सीटी भी बजाई, लेकिन रॉबिन ने जिम कॉर्बेट की इस सीटी की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था और वो लंगूरों का पीछा करते हुए झाड़ियों में घुस गया। अभी वो झाड़ियों में घुसा ही था कि तभी वो फिर से झाड़ियों में से बाहर निकला और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी उसके पीछे उन्हीं झाड़ियों में से एक लेपर्ड निकला जो रॉबिन के पीछे ही दौड़ रहा था। ये देखते ही जिम कॉर्बेट ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि वो लेपर्ड रॉबिन को छोड़ दे। दरअसल उस समय जिम कॉर्बेट के पास उनकी राइफल नहीं थी। उनके पीछे कुछ और आदमी भी थे, वो भी कालाडूंगी ही जा रहे थे। उन्होंने भी जिम कॉर्बेट का साथ दिया और वो भी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगे। जब लेपर्ड रॉबिन को एकदम पकड़ने ही वाला था, तभी वो अपने बाएं तरफ ढलान में चला गया और उसने रॉबिन को छोड़ दिया। उसने रॉबिन को इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि उस समय वो भूखा नहीं था और वो रॉबिन को बस डराना चाहता था, नहीं तो इतने पास आकर लेपर्ड अपने शिकार को छोड़ते नहीं हैं। थोड़ी देर बाद रॉबिन भी जिम कॉर्बेट के पास वापस लौट आया। पास आते ही वो जिम कॉर्बेट के पैरों के पीछे दुबक गया। जिम कॉर्बेट ने उसे ऊपर उठाया और उसे पुचकारा। पूंछ हिलाते हुए रॉबिन जैसे जिम कॉर्बेट से कह रहा था कि वो आगे फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। आज की इस घटना से रॉबिन को कई सबक मिले थे। पहला सबक ये था कि जंगल में लंगूरों का पीछा करना बहुत खतरनाक होता है, और दूसरी बात ये कि वो फिर कभी जिम कॉर्बेट की सीटी की आवाज़ को अनसुना नहीं करेगा। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद जीवन भर रॉबिन ने वो गलती दोबारा नहीं की। इस वाक्य को कई साल बीत चुके थे और रॉबिन अब काफ़ी समझदार हो चुका था। वो जंगल में जिम कॉर्बेट के साथ जाता और बिना आवाज़ किए जानवरों की गंध सूंघकर उनका पीछा करता। रॉबिन ने कभी भी डरकर जिम कॉर्बेट का जंगल में साथ नहीं छोड़ा। एक बार जिम कॉर्बेट अपने किसी दोस्त के साथ कालाडूंगी के गड़प्पू जंगल में घूम रहे थे। काफ़ी दिनों से उनका ये दोस्त उनके साथ जंगल में घूमना चाहता था। हालांकि वो शिकार पर नहीं निकले थे, वो सिर्फ जंगलों में घूमने के लिए निकले हुए थे। और जब ये एक मिट्टी वाले कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक मेल लेपर्ड आकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो लेपर्ड पीछे मुड़कर उन्हीं झाड़ियों की तरफ देखने लगा जिन झाड़ियों में से निकलकर वो थोड़ी देर पहले बाहर आया था। ये लेपर्ड सामान्य से बड़ा लेपर्ड था जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जिम कॉर्बेट के हाथ में उनकी अपनी 0.275 बोर की राइफल थी
उन्होंने बहुत तसल्ली से उस लेपर्ड के दाहिने कंधे पर निशाना साधा और गोली चला दी। जिम कॉर्बेट ने गोली चलाने के बाद लेपर्ड के पीछे धूल उड़ते हुए देखी। इसका मतलब वो गोली लेपर्ड के शरीर को पूरा आर पार कर गई थी। गोली लगते ही वो लेपर्ड उसी जगह पर हवा में उछला और फिर जिन झाड़ियों में से वो बाहर निकला था उन्हीं झाड़ियों में चला गया। जिम कॉर्बेट ने जंगल में कुछ दूर तक उसके दौड़कर जाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ के बंद होने का दो ही मतलब हो सकते थे। पहला ये कि कुछ दूर जाकर वो लेपर्ड वहाँ पर मर गया था, या फिर कुछ दूर जाकर उस लेपर्ड को खुला मैदान मिल गया और वो उस मैदान में बिना आवाज़ किए चला गया होगा। शाम के समय में किसी भी घायल लेपर्ड का पीछा करना खतरनाक होता है। ऊपर से उनके साथ का आदमी भी निहत्था था, इसलिए जिम कॉर्बेट और उनका साथी घर की तरफ लौट चले। 1 घंटे में रात होने वाली थी और अभी भी वो घर से 4 किलोमीटर दूर थे, इसलिए उन्होंने उस लेपर्ड को उस समय ऐसे ही छोड़ दिया और वो लोग वापस आ गए। पूरी रात जिम कॉर्बेट बड़ी ही बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करते रहे और अगली सुबह उजाला होने से पहले ही जिम कॉर्बेट रॉबिन को अपने साथ लेकर उसी जगह के लिए निकल पड़े जहाँ पर उन्होंने उस लेपर्ड को घायल किया था। रॉबिन को ऐसा लगा कि वो किसी मोर या चिड़िया का शिकार करने जा रहे हैं, क्योंकि उसने कॉर्बेट के कंधे पर बंदूक लटकते हुए देख ली थी। वो बहुत उत्सुकता से जिम कॉर्बेट के आगे आगे चल रहा था। वो ज़मीन को सूंघते हुए आगे बढ़ता। उसके बाद जब उसे किसी जानवर की गंध मिल जाती तब वो उसी जगह पर रुककर अपना मुंह उठाकर जिम कॉर्बेट की तरफ देखता। ऐसा करके वो कॉर्बेट को बता रहा था कि उसे किसी जानवर की गंध मिल रही है, लेकिन हर बार जिम कॉर्बेट उसे आगे बढ़ने का इशारा करते। दरअसल अभी तक रॉबिन को ये नहीं पता था कि वो किसी लेपर्ड का पीछा करने जा रहे हैं। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवरों की गंध मिली, लेकिन जिम कॉर्बेट उन जगहों पर नहीं रुके और वो सीधे उसी जगह पर आ पहुँचे जहाँ पर वो लेपर्ड खड़ा था और उस पर गोली चलाई गई थी। ज़मीन पर खून के छोटे छोटे निशान थे। जिम कॉर्बेट आश्वस्त थे कि उनकी बंदूक की गोली ने लेपर्ड के शरीर को आर पार किया था। अब रॉबिन को भी लेपर्ड और उसके खून की गंध मिल चुकी थी। अब उसे पूरा माजरा समझ में आ चुका था, इसलिए कॉर्बेट बिना रुके इसी जगह पर आने के लिए रॉबिन को इशारा कर रहे थे। अब बारी थी लेपर्ड जिन झाड़ियों में घुसा है उन झाड़ियों में घुसकर लेपर्ड का पीछा करने की। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि वहाँ पर उगी हुई झाड़ियाँ काफ़ी ऊंची थी, जिनके पीछे आराम से लेपर्ड छुप सकता था। कॉर्बेट के मन में एक सवाल ये भी चल रहा था कि वो लेपर्ड अभी तक जिंदा होगा कि नहीं। जिम कॉर्बेट ने झाड़ियों में घुसने से पहले एक सिगरेट जलाई और रॉबिन उनके पैरों के पास ही लेटा रहा। इससे पहले कि वो अपनी सिगरेट को ख़त्म कर पाते, उन्हें एक के बाद एक 3 मादा हिरणों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही रॉबिन अपनी जगह से उठा। पहले तो उसने जिम कॉर्बेट के मुंह की तरफ देखा। दरअसल वो जिम कॉर्बेट की तरफ उनसे झाड़ियों में उन हिरणों की तरफ आगे बढ़ने से पहले जिम कॉर्बेट की अनुमति मांग रहा था। जिम कॉर्बेट का इशारा मिलते ही अब वो हिरणों की तरफ मुड़ गया, जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। इतने दिनों में रॉबिन ये जान गया था कि जंगल में बंदर और हिरन बाघ और लेपर्ड की उपस्थिति बताने के लिए वार्निंग कॉल देते हैं। कॉर्बेट को रॉबिन को अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि अब किस जानवर का पीछा किया जाना है। जिम कॉर्बेट का इशारा पाते ही रॉबिन झाड़ियों में घुस गया और उसके पीछे पीछे कॉर्बेट भी झाड़ियों में घुस गए। जिस तरह से वो हिरण बोल रहे थे, उन आवाज़ों को सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो लेपर्ड को देखकर ही बोल रहे हैं। लगभग 4-5 मिनट तक वो हिरण ऐसे ही बोलते रहे और उसके बाद अचानक से वो और ज़ोर से बोलने लगे। पहले तो जिम कॉर्बेट को शक था कि हो सकता है कि वो हिरण लेपर्ड की लाश को देखकर बोल रहे हैं, लेकिन जब एक बार एक उन हिरणों की आवाज़ तेज हो गई तो इसका मतलब था कि वो लेपर्ड अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया।
उसके बाद जिम कॉर्बेट और रॉबिन को और अधिक सावधान होकर आगे बढ़ना था। रॉबिन बिना कोई आवाज़ किए आगे चल रहा था और इतने सालों में उसने जंगल के अंदर इन खतरनाक परिस्थितियों में चलना सीख लिया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अब तक तो रॉबिन मुझसे भी अच्छा शिकारी बन चुका था। जिम कॉर्बेट और रॉबिन जब उन हिरणों के पास लगभग पहुंच ही गए थे, तभी जिम कॉर्बेट ने देखा कि उन्हें अपने से लगभग 50 या 60 फीट दूर एक मादा हिरन दिख रही है, जो शायद लेपर्ड को ही देख रही थी। वो जिस तरफ देख रही थी उस तरफ कॉर्बेट को बस झाड़ियाँ ही दिख रही थी। कॉर्बेट ने 2 कदम और आगे बढ़ाए, फिर वो एकदम स्थिर खड़े हो गए। लेकिन शायद उस हिरन ने जिम कॉर्बेट की इस हरकत को देख लिया और अब वो अपनी गर्दन घुमाकर ठीक जिम कॉर्बेट के मुंह को देख रही थी और कुछ ही सेकंड्स में वो जिम कॉर्बेट को देखकर वार्निंग कॉल देते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। हिरन जंगल में इंसानों को देखकर भी वार्निंग कॉल देने लगते हैं। जिम कॉर्बेट के लिए ये एक माइनस पॉइंट था, क्योंकि जिस तरह से उन हिरनों की आवाज़ सुनकर उन्हें लेपर्ड की पोजीशन का पता चल गया था, ठीक उसी तरह अब उस लेपर्ड को ये पता चल गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। इसलिए उसने अपनी पुरानी जगह को छोड़ दिया। जिम कॉर्बेट जब तक उस जगह पर पहुँच पाते जहाँ पर लेपर्ड लेटा हुआ था, तब तक लेपर्ड वहाँ से जा चुका था। इंसानों के लिए इस तरह घने जंगल में किसी भी जानवर का पीछा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही लेपर्ड की पोजीशन का पता लगा पाते हैं, जबकि कुत्तों के अंदर भगवान ने सूंघने की शक्ति गजब की दी है। रॉबिन भी अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जिम कॉर्बेट को आगे का रास्ता दिखाने के लिए तैयार थे। जिम कॉर्बेट थोड़ी देर तक वहीं पर रुके रहे ताकि वो घायल लेपर्ड फिर किसी न किसी जगह पर जाकर रुक जाए। लगभग 10 मिनट तक इसी तरह खड़े रहने के बाद जिम कॉर्बेट ने फिर से रॉबिन को इशारा किया कि वो लेपर्ड की गंध का पीछा करते हुए उस लेपर्ड की तरफ बढ़ चले। पिछली गर्मियों में एक तेज आंधी के कारण यहाँ पर कई सारे पेड़ गिर गए थे। उन्हीं पेड़ों में से एक नीचे गिरे हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे वो लेपर्ड छुपा हुआ था। हालांकि जिम कॉर्बेट ये बात नहीं जान पाए थे, लेकिन उनके आगे आगे चल रहा रॉबिन उस गिरे हुए पेड़ से कुछ ही दूरी पर रुक गया था और वो लगातार पेड़ की तरफ ही देख रहा था। रॉबिन की इस हरकत की वजह से जिम कॉर्बेट भी समझ चुके थे कि वो लेपर्ड उसी पेड़ के पीछे हैं। अगर रॉबिन आज उनके साथ नहीं होता तो वो इतनी जल्दी नहीं जान पाते कि लेपर्ड उसी पेड़ के पीछे छुपा है। अब ये तो पता चल गया था कि लेपर्ड कहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन सामने से उस लेपर्ड की तरफ जाना बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जैसे रॉबिन जान गया था कि वहाँ पर लेपर्ड है, वैसे ही लेपर्ड भी अब तक ये जान चुका होगा कि वहाँ पर इंसान पहुँच चुके हैं और वो जिम कॉर्बेट के पास आते ही उन पर हमला कर देगा। जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड के पीछे की तरफ से घूमकर उस पर गोली चलाने की सोची। उस तरफ झाड़ियाँ भी कम थी और उन्हें उस लेपर्ड पर सटीक निशाना लगाकर गोली चलाने में कुछ मदद मिल जाती। उन्होंने रॉबिन को अपने साथ लिया और उस पेड़ के बहुत दूर से एक गोल चक्कर मारते हुए वो पेड़ के पीछे की तरफ आ गए। लेपर्ड पेड़ के पीछे स्थित एक छोटी झाड़ी में अभी भी दुबका हुआ था। जिम कॉर्बेट जब उसके और पास जाने लगे तब उन्हें लेपर्ड की पूंछ हवा में उठते और गिरते हुए दिखाई दी। ऐसा लेपर्ड तभी करते हैं जब वो अपने शिकार पर अटैक लॉन्च करने वाले होते हैं। जिम कॉर्बेट समझ गए कि अब वो लेपर्ड उन पर हमला करने ही वाला है। रॉबिन जिम कॉर्बेट के पैरों के बीच में ही खड़ा था। जिम कॉर्बेट ने एक कदम और आगे बढ़ाया और ऐसा करते ही उस लेपर्ड का सब्र का बांध टूट गया और वो झाड़ियों में से निकलकर जिम कॉर्बेट के ऊपर कूदा। ठीक उसी समय जिम कॉर्बेट ने उस पर एक गोली चला दी। जिम कॉर्बेट तेजी से अपने दाहिने तरफ झुककर उस लेपर्ड के हमले से बचे। लेपर्ड उनके पीछे कूदा और उसी दिशा में आगे भाग गया। तभी जिम कॉर्बेट ने पीछे मुड़कर उस तरफ दूसरी गोली भी चला दी, लेकिन शायद ये दूसरी गोली उस लेपर्ड को नहीं लगी होगी। लेकिन आज चलाई गई पहली गोली लेपर्ड को जरूर लगी थी। उसके बाद फिर से रॉबिन ने
उस लेपर्ड की गंध का पीछा करना शुरू किया, लेकिन लेपर्ड वहाँ से काफ़ी दूर चला गया था। लेपर्ड जितना तेज़ी से भाग कर गया था, जिम कॉर्बेट उतना तेज़ी से उसके पीछे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि लेपर्ड कितना दूर आगे निकल गया है। लेपर्ड झाड़ियों में कहीं भी छुपा हो सकता था, इसलिए उनको धीरे धीरे सावधानीपूर्वक लेपर्ड का पीछा करना था। लगभग 1 घंटा पीछा करने के बाद भी उनको वो लेपर्ड नहीं मिला। जिम कॉर्बेट ने पिछली शाम और आज सुबह अपनी 0.275 बोर की राइफल से गोली चलाई थी। 2 गोलियां लगने के बावजूद ये लेपर्ड बच गया था, इसलिए उनके मन में एक ख्याल ये भी उठ रहा था कि उन्हें दूसरी राइफल लेने के लिए वापस घर लौट जाना चाहिए कि नहीं। आज का खोजी अभियान यहीं पर ख़त्म किया गया। वो सुबह 4 बजे का ही घर से निकले थे और इस समय सुबह के 9 बजने को थे। दिन में उन्हें बहुत ज़रूरी काम से पोस्ट ऑफिस भी जाना था, इसलिए वो रॉबिन को अपने साथ लेकर वापस घर की तरफ चल पड़े। रॉबिन शायद अभी भी वापस घर नहीं लौटना चाहता था, इसलिए वो बड़े ही बेमन से बार बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देख रहा था। खैर, उसे यहाँ वापस इस अभियान पर आने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगली सुबह तड़के ही कॉर्बेट फिर से एक बार रॉबिन को अपने साथ लेकर उस लेपर्ड को ढूंढने के लिए उसी जगह पर वापस आ गए। इस बार वो अपने साथ 450/400 राइफल लेकर आए थे। ये राइफल बड़े से बड़े बाघ को एक ही गोली में ख़त्म करने का मादा रखती। पिछले दिन की तरह ही आज भी रॉबिन आगे आगे चल रहा था। जब वो कुछ दूर आगे चले थे, तभी रॉबिन अचानक से रुक गया और वो हवा की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर जिम कॉर्बेट की तरफ देखा। ऐसा करके वो जिम कॉर्बेट को बता रहा था कि उसे उस लेपर्ड की गंध मिल चुकी है। जिम कॉर्बेट का इशारा पाते ही वो उस लेपर्ड की गंध का पीछा करने लगा। पिछले दिन लेपर्ड जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, रॉबिन उसी पेड़ के पास से गुजरा, लेकिन उसने एक बार भी पेड़ की तरफ नहीं देखा। उस लेपर्ड का पीछा करते करते वो लोग एक बरसाती नाले में उतर आए। इस बरसाती नाले की चौड़ाई लगभग 17 फुट थी। नाले को पार करने के बाद रॉबिन फिर से सामने की झाड़ियों में घुस गया। जिम कॉर्बेट ने इस नाले में से कई सारे पत्थर उठाए और उन्हें अपने कोट में रख लिया। उसके बाद रॉबिन एक जगह पर खड़ा हो गया और वो जिस तरफ देख रहा था उस तरफ लैंटाना की काफ़ी घनी झाड़ियाँ थीं, जिनमें घुसकर या फिर किसी भी तरफ से लेपर्ड को नहीं देखा जा सकता था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने वहीं पर अपने कोट में रखे हुए पत्थरों को निकालकर उन झाड़ियों की तरफ फेंकना शुरू किया। उन्होंने लगभग 30 से 40 पत्थर उन झाड़ियों में चलाए। जब उनके कोट में रखे हुए पत्थर खत्म हो गए, तब उन्होंने हाथों से तालियां बजाई और वो चिल्लाए भी, लेकिन इतना करने के बाद भी वो लेपर्ड अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो लेपर्ड उन्हीं झाड़ियों में तो है, लेकिन वो मर चुका है। इतना सब करने के बाद एक बार तो जिम कॉर्बेट को सच में ऐसा लगा कि वो सीधे उन्हीं झाड़ियों में घुस जाएं और उस लेपर्ड की लाश को खींचकर बाहर ले आएं। लेकिन तभी उनके दिमाग में पहाड़ी बुजुर्गों द्वारा कही गई बात घूम गई। हमारे पहाड़ के लोग आज भी कहते हैं कि जब तक लेपर्ड की खाल को निकाल ना लिया जाए, तब तक लेपर्ड को मरा हुआ मानना मूर्खता है। इसलिए जिम कॉर्बेट सीधे उस लेपर्ड की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने उन झाड़ियों की तरफ गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिए। पहले वो झाड़ियों के बहुत दूर दूर से बड़ा चक्कर मार रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने चक्कर लगाने का आकार कम कर दिया। रॉबिन भी उनके साथ साथ चल रहा था। तीसरा चक्कर के खत्म होते होते रॉबिन एकदम ठहर गया और वो उन झाड़ियों में से एक झाड़ी की तरफ देखने लगा। वो झाड़ी उनके बहुत पास थी। जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल का मुंह झाड़ियों की तरफ कर दिया। जिम कॉर्बेट ने जोर से आवाज़ की और इस आवाज़ का उत्तर लेपर्ड ने नाराज़गी भरी गुर्राहट से दिया। लेपर्ड अभी भी जिंदा था और वो जान रहा था कि जिम कॉर्बेट उसे मारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। लेपर्ड इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता था, इसलिए वो उन झाड़ियों में से कूदता हुआ जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ा। जिम कॉर्बेट बस इतना ही देख पाए कि झाड़ियाँ हिल रही और उसमें से लेपर्ड का मुंह बाहर निकला। जिम कॉर्बेट ने
उतनी ही देर में उस तरफ गोली चला दी। और जिम कॉर्बेट का गोली चलाना और उस लेपर्ड का कूदना, दोनों ही काम एक ही साथ हुए। जिम कॉर्बेट अपने बाएं तरफ होकर नीचे गिर पड़े और नीचे गिरे गिरे ही उन्होंने लेपर्ड की तरफ दूसरी गोली चला दी। उसके बाद जिम कॉर्बेट उठकर खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि रॉबिन वहाँ पर नहीं था। इस स्थिति में उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि वो लेपर्ड रॉबिन को अपने साथ तो नहीं ले गया। उस जगह पर खून के निशान तो नहीं थे, इसलिए शायद रॉबिन अभी भी सुरक्षित था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे यहाँ से भाग चुका था। जिम कॉर्बेट को अब रॉबिन की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि रॉबिन बेचारा घर तक का रास्ता अकेले कैसे तय कर पाएगा। रास्ते में उसका सामना बहुत सारे खतरों से होगा और उनका घर भी वहाँ से काफ़ी दूर था। जिम कॉर्बेट रॉबिन को आवाज़ देते हुए उसे ढूंढने लगे। किस्मत से वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही मुड़े, वैसे ही उन्हें लगभग 60 या 70 गज की दूरी पर एक खुली जगह पर रॉबिन का सिर दिखाई दिया। रॉबिन पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। जिम कॉर्बेट ने उसे अपने पास बुलाया। रॉबिन तेजी से भागते हुए फिर से जिम कॉर्बेट के पास आ गया और वो जिम कॉर्बेट के पैरों के पास इस तरह लौटने लगा जैसे उसने बचपन में तब किया था जब जिम कॉर्बेट उसे पहली बार अपने घर लेकर आए थे। जिम कॉर्बेट ने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और रॉबिन ने अपने जीवन में दूसरी बार जिम कॉर्बेट के चेहरे को चाटा। ऐसा करते समय वो जिम कॉर्बेट को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिम कॉर्बेट से बिछड़कर मिलने से वो बहुत ज़्यादा खुश है। जब जिम कॉर्बेट ने रॉबिन को शांत कर दिया, जिम कॉर्बेट ने उसे नीचे उतारा और उसे फिर से उस तरफ बढ़ने का इशारा किया जिस तरफ वो लेपर्ड गया था। इस बार उन्हें वो लेपर्ड कुछ ही दूरी पर मरा हुआ मिला। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट और रॉबिन की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जिम कॉर्बेट जब ये कहानी लिख रहे थे उस समय रॉबिन अपनी प्राकृतिक मौत के कारण जिम कॉर्बेट से जुदा हो चुका था। कहानी के अंत में जिम कॉर्बेट के शब्द कुछ इस तरह लिखे हुए हैं। वो लिखते हैं, कहानी मैंने आपको सुना दी है और जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तब रॉबिन जैसा विशाल दिल वाला और सबसे ज़्यादा निष्ठावान दोस्त जो किसी मनुष्य को मिला होगा हैप्पी हंटिंग ग्राउंड में पहुंच चुका है, जहां मुझे पता है वो मेरी प्रतीक्षा करता हुआ मुझे अवश्य मिलेगा। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड से मतलब है स्वर्ग, जहां मरने के बाद इंसान और जानवर पहुंच जाते हैं। जिम कॉर्बेट को विश्वास था कि उनकी मृत्यु के बाद जिम कॉर्बेट और रॉबिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। सोचिए कितना गहरा लगाव था उनका रॉबिन से। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को जिम कॉर्बेट और रॉबिन के बीच मौजूद गहरा लगाव जरूर महसूस हुआ होगा। जिम कॉर्बेट अच्छे शिकारी तो बाद में थे, उससे पहले वो बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे जो पहाड़ी लोगों को बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, अब बारी है कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेने की जिन्होंने पिछली वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट किए थे। उनके नाम हैं शीतल उमरानिया, माई लवर अज्जू, फयाज खान, शुभम शर्मा, बोन क्रशर, अजय सागर, यतेंद्र सिंह रावत, सदाब अंसारी, देवव्रत पांडे जी, राघवेंद्र पुजारी जी और उमंग कुमार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रॉबिन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।